वो सुबह कभी तो आएगी। It is this movement of people, this tremendous movement of people and ideas that is going to define this country. It is this energy that is producing your best managers. It's driving the stock market. स्टॉक मार्केट में भी एक जो रिटेल का क्षेत्र है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है और तीसरा एफआईआई का है। ये तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। There has been a continuous, lack of awareness in terms of stock markets. Now, half of the population of India might not even be knowing where their money is actually going in the stock markets, and what actually are the returns that they and the country are going to get through stock markets. Foreign institutional investors Indian stock market में volatility ले आते हैं। मार्केट ऊपर जाता है तो वो FIIs की वजह से, और जब वो पैसा निकाल लेते हैं तो स्टॉक मार्केट झटके से नीचे आ जाता है। इसलिए FIIs पर कैप लगाना देना चाहिए ताकि हमारे स्टॉक मार्केट्स में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। Unless we have financial inclusion, which means access to banking system and providing appropriate products to people who really need them, to a wider group of people, unless we have it, we cannot really talk about sustainability of the system in any meaningful way. सेविंग्स आजकल लोग गोल्ड में करना चाह रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स फाइनेंशियल एसेट्स में जाए, ताकि बैंक्स में जाए, सो दैट कॉर्पोरेट्स कैन टेक लोन्स एंड दे कैन इन्वेस्ट। Stock market investors have to be guided, have to be given incentives for holding on to stocks in the long run, rather than be only day traders. Money market short-term instruments, if they are made available for the public, then you would be able to help increase the vibrancy of the money market. देश की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में हम फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करना होगा और हमने भी इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर के कंसेप्ट को विकसित करना होगा। नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय, जो हमारा 12वां शो है, आज हमारी चर्चा का विषय है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें सुधार, उसके रिफॉर्म किस तरह हो। हमारी पूरी जो एजेंडा तैयार किया है वो एक विशेषज्ञों के ग्रुप ने करा है और उनके जो खास रिकमेंडेशंस हैं वो हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे भी आपको मिलेंगे। वहाँ पे जाके अपने सुझाव भी दीजिए। उन विशेषज्ञों के जो पॉइंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे 3 विशेषज्ञ जो हमारी आर्थिक क्षेत्र को बखूबी जानते हैं। डॉक्टर अजय शाह, NIPFP के प्रोफेसर और देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ, मिस्टर राशेष शाह, चेयरमैन और CEO ईडलवाइज ग्रुप के हैं और आर्थिक जगत की जानी मानी शख्सियतों में से एक है। और सैटेलाइट लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर पर्सी एस मिस्त्री, वो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, जो कि एक एडवाइजरी फर्म है और जिसने मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में काफ़ी सक्रिय रोल निभाया है। और इन सब के साथ हैं हमारे अपने धीरज नायर, जो नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO हैं और इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज एक ऑडियंस भी है, जिनमें से तो कई लोग ऐसे हैं, एनर्जेटिक ऑडियंस है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर और हमारी वेबसाइट पे अपने सुझाव दिए हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी हमारी जो ये सब शोज़ हैं ट्विटर और वेबसाइट पे हमारी सारी रिकमेंडेशंस हैं, जाके अपने सुझाव दीजिए। तो अब हम अपने पहले 3 पॉइंट्स पे आते हैं जो कि हम प्रधानमंत्री जी को देंगे। पहला तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दुनिया के आप किसी भी सेंट्रल बैंक में, जो बड़ी इकोनॉमीज है उनमें देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक का गवर्नर अपॉइंट होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं, वो किसी पे लागू नहीं होती। बाकी सेंट्रल बैंक्स में वो लागू होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। तो वर्चुअली हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी ऑटोनॉमी काफ़ी कम है। हम कह रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट बनाइए,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी बायपार्टिजन मैनर में हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, और जो वो कहें वो सबको मान्य होना चाहिए, इट शुड बी मैंडेटरी। वो पॉइंट नंबर 1 है आरबीआई की ऑटोनॉमी। और दूसरा पॉइंट है जो फॉरवर्ड्स मार्केट्स कमीशन है, जो कि कमोडिटीज मार्केट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, वो आज सरकार के अधीन है, वो सेबी या किसी ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी के अधीन नहीं है। तो जो स्कैंडल हुए हैं पीछे, वो सरकार की रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंदर हुए। हम कह रहे हैं उसको हटा दीजिए, उसको सेबी जैसी बॉडी जो कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है उसके अधीन करिए। और तीसरा पॉइंट तो है जो हमने काफ़ी बार पीछे भी चर्चा करी है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कहीं नहीं पहुंचेंगी, कुछ नहीं होगा इनका, अगर हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस वापस ठीक नहीं करते हैं। उसका मतलब यह है कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% पे आना चाहिए। आज जो ऑलमोस्ट 5 और अगर आप स्टेट्स को मिला लीजिए तो 7, 7.5, 8% भी है, वो कम होकर 3% पे आना चाहिए। हम कह रहे हैं 36 महीने में अगले प्रधानमंत्री को ये करना एकदम जरूरी है। अजय, मैं आपसे शुरू करता हूं इसमें। We must understand the relationship between Parliament and RBI. जी. RBI is able to print money only because Parliament has authorized him to print money. So, on one hand, we say RBI should be independent, right? But RBI should also be accountable. Right. When Parliament gives RBI the power, Parliament should demand an outcome. So, side by side with this, we should say that there is an inflation target. तो इन्फ्लेशन टारगेट अगर पार्लियामेंट कहती है कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है इस देश में मान लीजिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, yes. और आज जैसे है वो 8.5-9% पे है, 10% पे भी था, yes. तो आरबीआई को सिर्फ फिर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो सिर्फ कोशिश करें कि इन्फ्लेशन जो है 5% पे जाए, और कुछ आरबीआई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके साथ we have to remove many other things that RBI is doing. Right. RBI is doing borrowing for government, managing currency, बहुत सारे काम हैं उनके पास। जी. We should remove all वो those सब things हटा and just दीजिए। say you do inflation. और दुनिया के जो बाकी बड़े देश हैं, बड़े इकोनॉमीज हैं, उनमें यही होता है। Yes. पर्सी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी, ये तीनों बात सही है। आरबीआई जो उसका इंडिपेंडेंस होता तो गवर्नमेंट पे ऊपर और डिसिप्लिन होती। हम इन्फ्लेशन के साथ लड़ाई जीत सकते हैं, नहीं तो अभी तो हम हार जाते हैं। और आरबीआई का इंडिपेंडेंस जो नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी gets away with effectively doing what it wants on the budget deficit front, और deficit नीचे नहीं आ सकती है क्योंकि the RBI is not powerful enough to discipline the government. दूसरी पॉइंट पे FMC और सेबी की पॉइंट, मुझे लगता है कि खाली पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में 2 ही रेगुलेटर होना चाहिए, RBI बैंक के लिए जी, और सेबी और मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर, सब ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेट करना चाहिए। और तीसरी पॉइंट में मैक्रो बैलेंस में तो आप सही करते हो, पर मैं तो एक स्टेप फर्दर जाता हूं। जब 40 साल के लिए हमने 2, 3, 4% के डेफिसिट फाइनेंस कर ली है, मुझे लगता है कि अभी 3% भी बहुत हो गया। हमें तो वी शुड टारगेट नाउ सरप्लस जनरेशन रादर देन डेफिसिट जनरेशन। नहीं, आपकी बात सही है कि ये हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल वो ले रहे थे कि अभी 5% से 3% कर दें। आपकी बात सही है कि एज अ कंट्री नाउ वी नीड टू लुक एट कि इसको और भी कम किया जाए। राजेश, ऑल द 3 थिंग्स ये जो आपकी है, आई थिंक इनमें मैं समर्थ हूँ। आरबीआई जो अगर ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए, आरबीआई बहुत फोकस्ड है इन्फ्लेशन पे, अगर वही उनका ऑब्जेक्टिव रहे और सब ऑब्जेक्टिव निकाल दे तो उनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। एंड अल्टीमेटली ये जो सब चीज़ है, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है जी। अगर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंटीग्रेट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वेदर एक होते हैं या उनके स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो जाते हैं, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छा ही होगा जी। और जो तीसरी बात है, जो 3% फिस्कल पे आना है, इसके लिए एक ही चीज़ करनी है, गवर्नमेंट का खर्चा कम होना चाहिए जी। और वो खर्चा कहाँ से कम होगा, कैसे कम होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो FRBM एक्ट थी वो हमने इम्प्लीमेंट की थी, वो उसको अभी सस्पेंड कर दिया है। अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू एक FRBM एक्ट लाए और ये इम्पोज कर दे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, और जैसे अमेरिका में होता है, जैसे अमेरिका में होता है, गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाती है और उसके बाद ही
कुछ और फिर उसको पार्लियामेंट compromise वापस होता जाना है, पड़ता है। तो वो एक कंट्रोल आना चाहिए आरबीआई के जो आरबीआई इन्फ्लेशन पे कंट्रोल अगर आ सकता है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे कंट्रोल आ सकता है तो ये काफी इफेक्टिव होगा। हो सकता है। तो अब मैं ऑडियंस के पास आना चाहूंगा, कुछ सवाल ऑडियंस के, अगर आप में से किसी के पास सवाल है जी। वी आर टॉकिंग ऑफ इन्फ्लेशन ओनली एज ए गाइडिंग लिमिटिंग फैक्टर फॉर ऑल दिस कंट्रोल, व्हाट अबाउट ग्रोथ? I mean, as a layman, I understand that growth and inflation are just parallel lines, real parallel lines. If you limit inflation, man, are we limiting growth? Okay, so I think that's a very, very valid question. अगर आप इन्फ्लेशन के टारगेट थे, जी हाँ, आपका सवाल। So we talked about reducing the fiscal deficit and actually targeting for a surplus. My question is, with the government committing for so many welfare schemes like the food security, NREGA and stuff, is it really possible for us to generate a fiscal surplus? Okay, so I think this is all coming down to अजय आप बताएं। I think that's a very interesting question. But what about growth? जी, I think we should think about it like this, that in a high inflation environment, there is a lot of uncertainty. Okay, हम कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 बरस 10 बरस आगे देखो तो you cannot understand what is going to happen. तो वो environment में हम investment नहीं कर सकते हैं and then growth suffers. So the best way in which you can create a high growth environment is to control inflation. Okay, so you look back 2002 to 2008, we got very high growth in India. But that is partly because from 1996 till 2002, we had brought inflation down to 4%. Okay, so low inflation is the foundation for high growth. नहीं, तो उसमें मेरा सवाल आपसे अजय ये है कि हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए और मैंडेटेड बाय पार्लियामेंट एफआर एक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर उसका ब्रीच होता है तो किस तरह की पेनल्टी होनी चाहिए उस ब्रीच के लिए? अगर सरकार वापस नहीं, अगर इन्फ्लेशन नहीं आती, आरबीआई मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 18% भी कर दे लेकिन इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है, तो वो दायित्व किस पे होता है कि गलती किसकी है वो? The way this works all over the world, and it has worked all over the world. जी. Every month the Monetary Policy Committee meets when there is a definition of failure. For example, the proposal in India is for 9 months you are outside your 5%. Right. Okay. Then the RBI is obliged to come out with a statement saying, I apologize that I have failed. This is my reasons of why I have failed. These are my remedial actions. So within 9 months, दबाव होता है. Yes. So within 9 months the consequential corrections start. Okay. In the present environment, we do nothing. Year after year, we have high inflation. We don't take any action. धीरज, देखिए, जैसे हमने इस पूरी सीरीज में देखा है, ये सरकार के पंजे की बात है, वो पूरा इकोनॉमी को घोट रही है, आरबीआई को भी घोटती है, चाहे ओपनली या कभी-कभी सीक्रेट में, कभी-कभी तो ओपनली भी हो जाता है, कभी-कभी ओपनली झगड़े चलते हैं, काफी झगड़े चले हैं, आपने पिछले 5 साल में ओपनली हम अखबारों में पढ़ते हैं झगड़े पड़े, और ये तू मैं हुई, हाँ, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए इंडिपेंडेंस ही हो वो बेटर है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट को होगी, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं। इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये लीगल चेंज की ज़रूरत है इसमें आरबीआई की, लेकिन ये हम सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि ये आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है ये हम सबको चोट पहुंचाता है, और इन्फ्लेशन पे अगर आरबीआई काबू नहीं कर पाया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसका ही 2 पहलू होते हैं इन्फ्लेशन के, एक तो इंटरेस्ट रेट के होते हैं जो हम सब ऑब्सेस करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरा फिस्कल डेफिसिट का भी है। अगर सरकार खर्चती जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो दोनों पहलू इन्फ्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक मुद्दा है इस देश के सामने अगले 2-3 सालों में जिसको टैकल करना है, वो इन महंगाई का है। और ये जब प्रधानमंत्री जी जब आप ऑफिस में आएंगे 16 मई को हमको पता चलेगा कौन हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये समझने की बात है कि पिछले 4 साल से जहां से जब से मैंने होश संभाला है, मुझे तो नहीं पता 4 साल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली इस देश में हुआ हो। तो इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है तो सबसे जरूरी मुद्दा है जो प्राइम मिनिस्टर को फेस करना पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, अपने सुझाव दीजिए, और एक छोटे ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, उनके रिफॉर्म। पहले हमने देखा है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है आरबीआई को फ्री कर दीजिए और उसको एक टारगेट दीजिए इन्फ्लेशन का,
और ये प्रधानमंत्री के लेवल पे ही हो पाएगा क्योंकि आज आरबीआई एकदम कंट्रोल्ड है। अब हम एक और मुद्दे पे आते हैं। आज 65 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया शायद दुनिया में सबसे और काफ़ी ज़्यादा अंडर बैंक्ड है। हमारे लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं है। इंश्योरेंस कवरेज तो बहुत ही कम है, पेंशन और भी कम है। तो हम कह रहे हैं कि ये स्थिति अब आपको बदलनी होगी और हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं इनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके जो कि इतना बड़ा बैंक है, उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। स्टेट बैंक को छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए हम कह रहे हैं, और अलग अलग टुकड़े को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। हम और कह रहे हैं कि 100% एफडीआई अब आने दीजिए बैंकिंग क्षेत्र में, क्योंकि हमको चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इससे देश का नुकसान होगा, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतना स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो टेलीकॉम्स है, आज हम उसमें 100% एफडीआई अलाउ करते हैं, तो बैंकिंग में क्यों नहीं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 और 5 जो हमारे हैं वो इंश्योरेंस और पेंशन फंड से ताल्लुक रखते हैं। उसमें हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं। हम कह रहे हैं कि 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पूरी कर दीजिए। यहां पे आपने एसबीआई को प्राइवेटाइज किया, एलआईसी को भी कर दीजिए, इतना बड़ा जो हाथी है उसको भी प्राइवेटाइज कीजिए, और जीआईसी और दूसरी कंपनीज है सबको प्राइवेटाइज कर दीजिए, क्योंकि सरकार का कोई मतलब नहीं है इन कंपनियों को चलाने में, और सर्विस जो है लोगों के लिए बढ़ेगी। तो ये हमारे मुद्दे हैं। पर्सी, आपकी प्रतिक्रिया। अभी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिए हैं। Did nationalization for banking and insurance work? If we did an honest cost benefit analysis of experience since 1955 for insurance and since 1968 for banking, we would have to conclude that the costs far outweigh the benefits. जी. Abhi to hamari banking system and insurance system is not fit for purpose and not fit for the kind of economy that India has. जी. And it does not serve the Indian consumer of financial services well at all. SBI and LIC are probably the 2 largest sources of systemic risk in the financial system. I don't know how the government plans to continue to capitalize SBI in the future if its NPAs keep increasing. And I don't think the government has any idea what its open-ended liability is for all the policies that LIC and all the insurance companies have written. Also, pensions are very tied into the operations of insurance companies. Insurance companies today manage about 50% of the world's pensions. Ji. And we forget that. And by restricting the foreign investment in insurance companies at 26%, we have done immense damage to ourselves, and we have not got any rational reason for opposing the increase to 49%. In fact, in my view, to 100%. ना वो तो आप, हमने कहा हम 51 बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप 100% के वोटर हैं। अजय, मैं आपके पास आऊँगा। एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप अपने देश की सेविंग्स विदेशी निवेशकों के हाथ में दे देते हैं, तो क्या आर यू एक्सपोर्टिंग इंडिया सेविंग्स? वैसे ही हम लोग थोड़ा सेव कम करते हैं। I think we should think in 2 points. जी. First, it is possible to have a 100% foreign insurance company in India who is giving jobs to Indian people, who is making products for Indian consumers. जी. And that is good for competition. We have seen that in cars, we have seen that in telecom, so why not in insurance? जी. Okay. Now, case 1, you can tell him, don't take any of your money outside, you keep it here. हाँ, तो Okay? सर्विस आप That is our दीजिए, choice. लेकिन आप हमारी सेविंग्स ना लेके जाइए। We could say that. जी. But I would say that we are better off saying to all Indian insurance companies that can you please reduce your risk by spreading your money all over the world. Okay, that is diversification. जी, रशेष। सी ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इनको अगर प्राइवेटाइज हो सकता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर से हो सकती है उसमें गवर्नमेंट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। जी. बट अगर इंटरिम कुछ हो सकता है कि इनको इंडिपेंडेंट कर दे, इनके बोर्ड इंडिपेंडेंट कर दे, इनके एमडी सीईओ की सिलेक्शन इंडिपेंडेंट कर दे, तो भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वो हमने देखा है, वो एक अर्ध सत्य से बात हो जाती है, वो अर्ध सत्य से बात हो जाती है, और क्योंकि सरकार का कंट्रोल तो रहता है। आप जितना, तो हम कह रहे हैं वो अब जो नए प्रधानमंत्री आएंगे, अब आखिर 20-22 साल से ये देश अब देख चुका है प्राइवेट सेक्टर क्या चीज है, ये देश फ्री मार्केट्स देख चुका है। अब वो मानसिकता छोड़ के उनको प्राइवेटाइज कीजिए, हम कह रहे हैं।
आई एग्री, अगर हो सकता है तो खरीदीजिए, नहीं करना पड़ेगा हम कह रहे हैं। अगर हो सकता है तो खरीदीजिए, वो अच्छा ही रहेगा। एंड ये खाली ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं, जहां पे गवर्नमेंट ओन कंपनीज मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, मोर प्राइवेटाइज हो जाएंगी, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, उन कंपनियों के लिए भी अच्छा होगा। और ये जो FDI का जो एक्चुअल मुद्दा है, आई विल ऑल्सो अग्री कि 100% कर दो, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। हमें कंपटीशन से एक्चुअली अच्छा फ़ायदा होगा, इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी, और कंपटीशन से ही कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कम होगी, उनके सर्विसेज इंप्रूव होंगे। और अभी इंडिया में फॉरेन बैंक्स भी है, वो सब 100% ओन्ड ही है, वो सब ब्रांच स्ट्रक्चर में है, और वो ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो 100% ओन इंश्योरेंस कंपनी भी अलाउ कीजिए, 100% ओन पेंशन भी अलाउ कीजिए। आपको लगता है ऐसा कोई जाने दो कि इंडियन कैपिटल को इससे कोई डर नहीं है कि अगर बहुत बड़ा बाहर से कैपिटल आ जाता है तो हमारे लोग शायद उनके साथ compete ना कर सके? नहीं, ये एक्चुअली अच्छा ही होगा। जब ये 20 ईयर्स अगो जब हमने इकोनॉमी ओपन की थी, तो उस टाइम पे एक छोटा क्लब हो गया था, बॉम्बे क्लब करके। उनकी भी यही आर्ग्यूमेंट थे कि इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी इकोनॉमी वीक हो जाएगी। लेकिन हमने ऑलरेडी महसूस किया है कि आफ्टर 20 इयर्स इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो अगर जो हमने इकोनॉमी के लिए बाहर जाके खरीदा, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खरीदिए, और हमारे कंपनीज ने बाहर जाके भी खरीदा है, तो ये तो एक आर्गुमेंट उसका। मैं ऑडियंस के पास आना चाहूंगा, कोई सवाल? जी सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 30-40 साल हमको हो गए, इन 30-40 साल में भी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन कर पाए या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला पाए कि जिस पे लोगों का विश्वास हो या उस पे इन्वेस्ट करें। इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हो सर? इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। अगर आज भी आप देखें तो सबसे सेफ या सबसे अच्छा प्रोडक्ट कोई अगर होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो होती है FD को ही जाती है। ऐसा क्यों? Sir, we generally talk about fiscal deficit and current account deficit. जी. My general query is कि common middleman की किचन को इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करता है? And I have another question also. Common middleman की किचन को शायद fiscal deficit ज़्यादा करता है। Fiscal deficit, तो fiscal deficit, वो जवाब मैंने दे दिया। Okay. So another question is, okay. If we just talk about a common thing like बैंक अकाउंट खोलने के अंदर you were saying कि काफी कम बैंक अकाउंट हमारी कंट्री के अंदर हैं। जी. But when a common villager, गांव वाला आदमी बैंक अकाउंट खोलने जाता है, there is a thing called KRA. वो कैसे पूरा करे? उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, उसके बाद पैन कार्ड नहीं है। जी. तो फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन दैट बेसिक थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स ओनली आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द बैंक अकाउंट ओपनिंग। वो सब सुधार तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी का सवाल? सर, आई वांट कि बेटर रेगुलेशन होना चाहिए तो प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। अभी जैसे सहारा और NSCL का हुआ है, इसको अगर ये रेगुलेशन अच्छा होता बिल्कुल तो इसको हम आप देखिए आपकी स्टॉक मार्केट में पिछले 10 साल से कोई स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे आपकी रेगुलेशन अच्छी हो गई। सेबी इज डूइंग गुड वर्क। जी, तो अब आपको यहाँ करना है कि सब जगह ये एप्लीकेबल हो ताकि बिल्कुल पॉइंट टेकन। जी हाँ, उनके पास चलिए पीछे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे पास बहुत कुछ पॉलिसीज़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी है गवर्नमेंट से। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे आज इंडिया की 130 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास मोर देन 10 to 15 और 20% लोग ही इंश्योरेंस से कवर हैं। जी, वो हमारी गवर्नमेंट का कारण है, वो कवर क्यों नहीं हो पा रहे। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, जैसे आज US में मोर देन 2000 से ज़्यादा कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, लेकिन अपने यहाँ पे केवल 24 कंपनीज इंश्योरेंस की हैं। और उनके भी हाथ बांधे हुए हैं। उनके भी हाथ बांधे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं खोल दीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं धीरज के पास आता हूँ। हाँ, देखिए, एक तो मैं जो अंडर कवरेज कम है उसके बारे में कुछ कह दूँ कि हमारे देश में 120 करोड़ के करीब लोग हैं। जी, 80 करोड़ के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन खाली 40 करोड़ के पास बैंक अकाउंट है। जी, मोबाइल फ़ोन किसने दिया आपको? प्राइवेट सेक्टर ने दिए हैं पिछले 15 सालों में। बैंक सरकार चलाती है ज़्यादा, उन्होंने आपको बैंक अकाउंट नहीं दिए। जी, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर का सस्पिशन है, जो वहम रहता है हमें कि प्राइवेट सेक्टर ख़राब है और सरकार ही हमें इंश्योर करेगी, हमें बैंक अकाउंट देगी, दिया नहीं है अब तक। जी, तो अगर आपको इसको बदलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है। तो FDI अलाउ करिए। LIC की जो ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, इतनी बड़ी कंपनी है, बाकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, LIC को भी प्राइवेटाइज करिए, छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा, कंपटीशन और चॉइस, इससे ही जो आम आदमी है, जो आम उपभोक्ता है, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो ये कंपटीशन की बात है FDI की। ये हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि विदेशी पैसा है या देसी पैसा है। अब सारा पैसा होता है। बिल्कुल। तो मैं एक क्विक पोल ले लूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस का कुछ आभास तो है कि आप में से कितने हैं जो सपोर्ट करेंगे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कितने हैं? 100% are saying 100%.
तो हम तो थोड़े कंजर्वेटिव, धीरज हम और आप हो गए इसमें 51 लिखने में, यहाँ पे तो सब लोग बदल देंगे हम 100। अच्छा, अब ये तो बड़ा क्लियर मुद्दा हो गया प्रधानमंत्री जी के लिए। पॉइंट नंबर 6 और 7 पे आता हूं, बहुत टेक्निकल है इसलिए थोड़ा ज्यादा वक्त इसमें नहीं बिताऊंगा, सिर्फ एक सिंपली समझना चाहूंगा पर्सी आपसे। ये पॉइंट नंबर 6 जो है, हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बिल्कुल लिबरलाइज कर दीजिए, SLR CRR, जिससे कि हिंदुस्तान की जो सेविंग्स हैं वो सरकार अपने पास लिटरली उसको खींच लेती है, अप्रोप्रिएट कर लेती है। और 7वां पॉइंट जो है डेरिवेटिव्स मार्केट को, इसको भी लिबरलाइज कर दीजिए। टेक्निकल है तो जितनी सरल भाषा में आप समझा सके हमारी ऑडियंस को कि इससे क्या होगा। डेरिवेटिव्स के बिगर बॉन्ड मार्केट बराबर नहीं चलेगी। बॉन्ड मार्केट चलने के लिए डेरिवेटिव्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क का हेज होना ही चाहिए, नहीं तो international investors will simply not be interested in the Indian bond market. And international investors today are players in every bond market. Right. If you do not have international players in a bond market, by definition that bond market is not worth playing in. तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं पर्सी, ये समझा दीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? The problem is that the government has reserved the bond markets to finance itself. जी. And not to be questioned on how much it is wasting our money. Right. To the extent that the bond market is protected, it serves only the interests of an irresponsible and wasteful government that underprices and pays less for the resources it borrows from us than it really should. तो सरकार, Today the government is borrowing from us at negative interest rates. So सरकार को अपना बोरोइंग कम करना पड़ेगा, उसके बिना ये बॉन्ड मार्केट नहीं डेवलप होगी। टाइम थोड़ा कम है, मैं आप दोनों से जल्दी पूछना चाहूंगा, आधे मिनट में। I just want to say why is this important? Suppose I take a home loan for 10 years, or suppose I take a home loan for 30 years. With a 30-year loan, I am paying a smaller EMI every month. That's it. That's the idea. Would you like to get a 30-year home loan? हाँ, तो जिससे भी पूछे अगर आप पोल करें, आपको 10 साल का होम लोन मिलता है या 30 साल का, कौन सा लेना चाहेंगे? 30 साल का। जो 3 साल बोलते हैं हाथ उठाएं, जो 30 साल के फेवर में वो हाथ उठाएं। तो 100%। तो ये तो क्लियर है कि, और सेम, there is a highway, okay? If the highway has a 5-year or a 10-year bond, then the toll has to be higher. If the highway gets 30-year financing, the toll becomes lower. दुनिया में तो 100 साल की फाइनेंसिंग होती है, अमेरिका वगैरह में तो 100-year bonds होते हैं। Every one of us is suffering every day because we do not have a bond market. बिल्कुल। And we should change this immediately. तो राजेश बताएं, आप तो प्रैक्टिशनर हैं, तो कैसे, क्या, एक तो हमने समझ लिया सरकार को अपना बैलेंस शीट कम करना है, सरकार को, जैसे एक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मुझसे बात कर रहे थे, एक छोटा सा मुद्दा, मैंने उनसे पूछा कि बॉन्ड मार्केट क्यों नहीं डेवलप होती है, तो मुझे कहते हैं कि देखो ऐसा है राघव, कि अगर बाजार में, मंडी में एक हाथी सारी सब्जी खाता रहेगा तो दूसरों को सब्जी नहीं मिलती है। तो ये उन्होंने मुझे बताया कि सरकार सब कुछ खा रही है तो दूसरों को नहीं मिलता। आप बताएं। नो, ये जो गवर्नमेंट की कंट्रोल है इसके ऊपर, ये तो कम होना चाहिए, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड है बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी सफिस्टिकेटेड हो गई है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये तो ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी 2014 में आ गई है और हमारे कार्स अभी भी एम्बेसडर और फियाट के इक्विवेलेंट के हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एंटायर बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव, करेंसी, ऑल ऑफ दैट हैज़ टू कम हियर। हमें आई थिंक थोड़ा एप्रीहेंशन है, थोड़ा डर है कि इससे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, हम इसको कर पाएंगे कि नहीं। बट मैंने जो आगे कहा था FDI के बारे में, आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकेगी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी, ये एक मानसिकता का, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है, और मानसिकता हमेशा ऊपर से ही चेंज होती है, इसीलिए सबसे बड़े और सबसे ऊपर आप होंगे, तो आपको ये मानसिकता बदलनी होगी। फिलहाल ब्रेक में जाने से पहले एक बार देखिए, जो हमारी ऑडियंस है, एकदम यंग एनर्जेटिक ऑडियंस है, इन्होंने काफ़ी अपने सुझाव प्लेकार्ड्स पे लिखे हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि अपने ज़रा प्लेकार्ड उठा लीजिए और दिखाइए लोगों को, और जो हैशटैग आप देख रहे हैं टेल द नेक्स्ट PM पे, उस पर आप अपने ट्वीट भी भेजिए, अपने सुझाव भी भेजिए, और उनको भी हम कंपाइल करेंगे।
स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय जो है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, उसके रिफॉर्म। काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, करेंसी मार्केट से, सेबी के कंट्रोल में बॉन्ड मार्केट जानी चाहिए, काफ़ी मुद्दे हम एड्रेस कर चुके हैं। अभी जो मुद्दा है इस पे भी बहुत सालों से शायद चर्चा हो रही है। 1990 से जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी खोली गई थी, हम लोग कई बार सोचते हैं कि अपने रुपए को पूरा कन्वर्टेबल कर दिया जाए। इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, आज करंट अकाउंट जिसे कहते हैं उसमें तो रुपया वैसे ही फ्री है। अगर आप आज अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई और चीज़ अमेजोन पे खरीदना चाहते हैं, उस पर तो रुपया एकदम आप फ्रीली कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आज आप कंपनी खरीदना चाहते हैं, कोई एसेट बाहर खरीदना चाहते हैं, आप लंदन में अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अभी कंट्रोल लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि अब 20 साल हो गए हैं, हमने देख लिया है रुपया 39 से 68 जाता है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी रेजिलियंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम कह रहे हैं अब इसको फुली कन्वर्टेबल कर दीजिए। लेकिन दोनों साइड की इसमें आर्ग्यूमेंट है। हमने इसी अपनी सीरीज में देखा कि कई ऐसे अर्थशास्त्री आए हैं जिनको हम काफी लिबरल मानते हैं, लेकिन उनका कहना था कि अभी पूरा मत खोलिए। तो समझते हैं कि आज के हमारे पैनल का क्या इसमें विचार है। अजय, आपसे शुरू करता हूं। In the last 10-15 years, we have done many kinds of liberalization. We have complicated rules. So you have to go to RBI, get permission, and it looks like we have big complicated controls. But in effect, for all practical purposes, India is now open. Okay? We may think that we are safe, but actually we are in the world economy. Look at 2008. When Lehman Brothers died, immediately the Indian money market choked. So there was no delay. In fact, India तो आप कह रहे हो हम लोग सेफ नहीं है। अगर कहीं दुनिया में टर्बुलेंस होती है तो हमारा रुपए पे उसका इम्पैक्ट होगा। All that is now left is get rid of the bureaucracy, get rid of the license permit raj, get rid of the lawyers and the accountants and the bureaucrats who are wasting time and money interfering in a process. पर्सी, मैं आपके पास आता हूं। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी है कि इमर्जिंग कंट्रीज में, एशिया में, जब ये वॉलेटाइल कैपिटल मूवमेंट होती है, मतलब $10 बिलियन आज आ गया, अगले दिन 12 बिलियन चला गया, तो उससे वो कहते हैं कि वॉलेटिलिटी इतनी हो जाती है कि हमने देखा कुछ महीने पहले ही हमने देखा कि हमारा रुपया 55 से 59 गया और 59 से 68 शायद 2-3 हफ्ते में चला गया था। तो ये वॉलेटिलिटी लोग कहते हैं अगर कम होगी अगर हम कैपिटल कंट्रोल रखेंगे रुपए पे। आपका एग्जाम्पल जो आप देते हो सही बात करते हैं। The fact is we have coped with that volatility. Has the Indian economy crashed? Have people stopped making decisions? Has we choked up? We haven't. We have coped with extraordinary volatility because of the flexibility in our system and because the exchange rate was allowed to take the shock. Now, these surges of capital flows have been an argument for a very long time. I think that the IMF is abdicating its responsibility by not creating tidal basins which can actually take care of some of these surges. I think we need some intellectual firepower from countries like India, China, etc., which cope with these things because hot money moves in response to immediate short-term yield. जैसे रशिश, हम देखते हैं कई एशियन इकोनॉमीज में तो अगर रुपया उनकी करेंसी ऐसे मूव करती है तो स्ट्रीट में लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं। हमारे देश में तो हमने देखा है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो रेजिलियंस तो है। तो ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, कंट्रोल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए आपकी? एक्चुअली कंट्रोल से कुछ एडवांटेज अभी नहीं है क्योंकि एज यू सेड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑलरेडी है, फॉरेनर्स एनआरआईज के लिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी है, तो हम ऑलमोस्ट सुधर है। और ये जो एग्जांपल दिया आपने, रुपये ऊपर गया नीचे गया 20%, वो इकोनॉमी ने एब्जॉर्ब कर ली, उससे एडजस्टमेंट भी हो गई। अभी जो रुपये की अभी वैल्यू है, इससे एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो करेंसी है आपकी शॉक एब्जॉर्बर है, आप उसको अलाउ करेंगे फ्रीली एब्जॉर्ब करने के लिए। और इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी ग्लोबल हो गई है, हमारे एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स अभी $1 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसकी भी करेंसी से उस पर भी इम्पैक्ट होता ही है, और ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑलरेडी हम इधर तक आ चुके हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गए हैं, ऑलरेडी हमने वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब की है। तो अभी अगर इसको
और भी खोल देंगे और भी ओपन अप कर देंगे तो इससे अभी और फायदा ही होगा, क्योंकि जो भी कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो गई है। राइट। जाने से पहले ऑडियंस के पास कोई, हाँ, जिनमें देखता हूँ कौन किसने अभी, हाँ, आपने अभी कोई सवाल नहीं पूछा है। हम देखते हैं कि बैंक के एनपीएस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न ये है कि आज के तारीख में आप बड़ी एमएनसीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या कोई भी बड़ी XYZ एमएनसी है, वो जाके ECB के थ्रू लोन्स ले सकती है, तो अच्छी कंपनीज बाहर से लोन ले और जिसकी क्रेडिबिलिटी कम है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग्स कम है, वो इंडियन बैंक से लोन ले। तो क्या इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एनपीएस बढ़ रहे हैं? धीरज, आप इसमें जवाब देना चाहेंगे कि एनपीएस का ये तो कारण शायद नहीं हो सकता है? नहीं, आई मीन जो कंपनियां बाहर से रेस कर सकती हैं वो करती हैं क्योंकि सस्ता मिलता है ज़्यादा फाइनेंस, क्योंकि भारत में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई हैं। आज डॉलर में तो 1% पे भी पैसा मिल रहा है, 1.5% तो जो बड़ी कंपनियां वो कर सकती हैं, जो छोटी मिडिल वर्ग की कंपनियां वो नहीं कर पाती हैं, बाहर में उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। एनपीएस का कई कारण है, असली कारण तो ये भी हो सकता है कि सरकार प्रेशर डालती है गलत कंपनियों को लोन देने के लिए। वो पब्लिक सेक्टर बैंक कई एनपीए इसलिए हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के दिए हैं वो सब स्टॉल्ड हैं जी, पावर प्लांट बना रखे हैं लेकिन चल नहीं रहे क्योंकि कोयला नहीं है। तो कई कारण हैं एनपीएस के, लेकिन असली रीजन जो बड़ी कंपनियां बाहर जाती हैं वो सस्ते फाइनेंस के लिए जाती हैं जी। तो ये तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का प्रधानमंत्री जी अगर आप देखें तो ये अगेन एक मानसिकता की बात है। जैसे हमारी पैनल ने बोला कि ऑलरेडी आप कन्वर्टेबल हैं, अब सिर्फ आपको मानना है कि आप कन्वर्टेबल हैं, आप डिनाइल में नहीं रह सकते। आखिरी पॉइंट है ये जो सारे 9 पॉइंट हैं उनका एक मान लीजिए एक सॉर्ट ऑफ पिटारा सा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं चाहता, सिर्फ पढ़ दूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हिंदुस्तान ने लगाया था, उसके बहुत बेहतरीन रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छा लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। तो मैं आधे मिनट में अजय शाह से और पर्सी मिस्त्री से पूछना चाहूंगा क्यों लागू नहीं किया गया है? Well, there was no time. That by the time the draft law was done, this UPA government had lost the ability to do any legislation. But what is there is the Indian Financial Code. It replaces all existing financial law. It solves all your 9 problems and it builds accountable professional फाइनेंशियल एजेंसीज। और अगर नए प्रधानमंत्री और नई सरकार अगर मैंडेट के साथ आते हैं तो आपका क्या मानना है कि ये हो जाएगा? ये इसमें बहुत बढ़िया बात है कि ये एक यूपीए ने अच्छी चीज की कि ये कमीशन बैठाया और इसने बहुत अच्छा काम किया है। अजय शाह ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस कमीशन को, बहुत रेडीमेड है जी, मतलब ये एकदम आके इम्प्लीमेंट करा जा सकता है और एकदम से जैसे अजय ने कहा 9 के 9 10 के 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो पर्सी, फाइनल वर्ड टू यू ऑन दिस रिफॉर्म्स कमीशन, और उसके बाद हम जो है 10 पॉइंट जाके प्रधानमंत्री को देंगे। जैसे हमने देखा ये तो पकी पकाई खीर है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट ये पहली चीज करनी चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑन देयर एजेंडा टू इम्प्लीमेंट दिस इमीडिएटली, बिकॉज एज धीरज एंड Ajay have said, it's already ready made. There is really not much to argue about. And what this does is it completely modernizes the legal foundations on which the financial system functions. If today you look at the patchwork of legislation on which the Indian financial system functions, it's a complete mess in terms of both law and interpretation. So I don't, you know, this is a no-brainer. It's a no-brainer. It has to be done. तो मैं final audience से उसके बाद शो का अंत, आप कितने confident हैं कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री होंगे वो, जैसे सबने कहा कि ये पकी पकाई चीज है, आके इसको तो आप पहले पार्लियामेंट सेशन में पास कर दीजिए, क्या करेंगे? कितना भरोसा है आप सबको? जो कहते हैं हाँ, हाथ उठाएं। ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री जी। But may I say this is inconsistent? Okay, you guys agree that we should do full capital account convertibility? वो तो you can't do it without this law. नहीं, वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं करना है। मेरे सवाल था आपको कॉन्फिडेंस है कि पहले जब आपने पूछा that will you do capital account convertibility, everybody said yes. But how will you do it? You have to put this law into place. प्रधानमंत्री को विश्वास जागृत करना है इस देश में, बहुत जरूरी है। तो ये प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि ये जो है हमारा एजेंडा है। सबसे बड़ी बात जो आखिरी पोल हमने लिया कि करना तो चाहिए, लेकिन जब मैंने पूछा कि करेंगे तो एक भी हाथ नहीं उठा। इतनी अग्रेसिव हमारी ऑडियंस, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका 0। करना बहुत कुछ चाहते हैं, कॉन्फिडेंस 0 है। तो आपको आके यू विल हैव टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। जाने से पहले हमारे 10 पॉइंट।